नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, और आज से अपन राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लासेज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये क्लासेज साथियों याद रखना, आपको रोजाना शाम को 8 बजे ये क्लासेज मिलेगी, और ये क्लासेज आपके राजस्थान आरपीएस आरएएस जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। इसके अंतर्गत साथियों मैं हर एक फैक्ट को आपको शामिल किया हूँ, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन फैक्ट को भी मैं इसमें शामिल किया हूँ। ठीक है, ताकि आपको वो पेपर भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, इसी क्लास से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये क्लासेज आपको डेली 8 बजे मिलेगी। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर करना। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहले अपन सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें से ध्यान रखना साथियों, राजस्थान को सबसे पहले प्रो वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत इन्होंने डिवाइड किया था, यानी कि 7 भौतिक प्रदेशों के बारे में इन्होंने बताया था। और याद रखना साथियों, इन्होंने 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर इन्होंने राजस्थान को विभक्त किया था। ठीक है, जो इस प्रकार से है इसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा वो किस प्रकार से है, तो देखिए वो 7 भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, और तीसरा ध्यान रखना साथियों अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, और ध्यान रखना साथियों शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश याद रखना ये अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिशा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना साथियों ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। और दूसरा है, चौथा आता है साथियों पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश भी अपन इसको कहते हैं, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश भी कहते हैं। और एक आता है साथियों नहरी क्षेत्र, नहरी प्रदेश जो कौन सा है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला है। ठीक है, जहां से घग्गर नदी का अपवाद सेंटर भी है, और इंदिरा गांधी नहर जहां पर जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है उसको इन्होंने डिवाइड किया था नहरी प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, चंबल बीहड़, और जहां पर चंबल नदी का जो क्षेत्र है याद रखना उत्खात प्रदेश, जहां पर बीहड़ पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन साथियों ये अपन इनको नहीं पढ़ते हैं, और इन अपन पढ़ते किसको है फिर उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा सबसे बाद के अंदर से बाद में साथियों याद रखना हरिमोहन सक्सेना जी थे और प्रो एस तिवारी थे। ठीक है, बाद में कौन, हरिमोहन सक्सेना ने और प्रो तिवारी ने राजस्थान को उच्चावच व धरातल के आधार पर, यानी कि उच्चावच धरातल जलवायु के आधार पर राजस्थान को इन्होंने 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कितने प्रदेशों में, 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। किसके आधार पर, तो याद रखना साथियों एक तो है उच्चावच और दूसरा है साथियों धरातल। धरातल इनके आधार पर इन्होंने साथियों राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है। ठीक है, वो इस प्रकार से देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में इन्होंने डिवाइड किया था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो पहला है, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो दूसरा है, ध्यान रखना साथियों, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, जबकि चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको अपन हाड़ौती पठार कहते हैं। अब इनमें से आपको याद रखना है साथियों सबसे बड़ा जो मरुस्थलीय, सबसे बड़ा जो प्रदेश कौन सा है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसको अपन कहते हैं, ये सबसे नवीनतम है। ठीक है ना, सबसे नवीन बोलो, शायद सबसे इसको युवा बोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश याद रखना साथियों ये तेतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है ये, तेतीस सागर का अवशेष है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यह सबसे प्राचीनतम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम है ये, और सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला की बात करें तो वो है अरावली पर्वतमाला, जो कि अभी अवशिष्ट रूप के अंदर ये विद्यमान है, और खनिजों का बहुतायत यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये भी तेतीस सागर का अवशेष है, ध्यान रखना है साथियों, तेतीस सागर का ये अवशेष है। कौन, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती पठार की बात करें तो याद रखना साथियों गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है, तो वह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और अरावली की बात करें तो साथियों याद रखना ये भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपको, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किस दिशा में स्थित है, तो ये अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, इसको अपन मैप के माध्यम से भी देखेंगे। देखिएगा चलिए बात करते हैं अभी अपन, चलिए देखिए इस प्रकार से अपन इनकी आकृति को समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन मरुस्थल होता है, ये इस प्रकार से मरुस्थल है। इससे थोड़ा सा ऊपर ध्यान रख चलते हैं अपन तो मैदान, मैदान से ऊपर याद रखना साथियों पठार, और पठार से ऊपर आता है साथियों पहाड़ियाँ। ठीक है ना, ये इस प्रकार से पहाड़ियाँ आती है, ये इसकी आकृति है। ठीक है,
पहले अपन बात करते हैं, देखिएगा सर्वप्रथम आता है मरुस्थल, ठीक है, फिर आता है मैदान, और मैदान के बाद आते हैं साथियों पठार, और पठार के बाद आते हैं पर्वत। पर्वत बोलो या फिर इसको बोल सकते हैं पहाड़ बोल सकते हैं, कुछ भी आपकी इच्छा हो वो बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, मरुस्थल, मैदान, पठार और पर्वत। ऊंचाई के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, ये इस प्रकार से इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए ये जो मैप है साथियों, इसके माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे भौतिक प्रदेशों को, ठीक है। सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा साथियों, ये पहला भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है ना। और इन दोनों को अपन वैसे तो डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर जब ध्यान रखना साथियों, ये जहाँ मैं रेड लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर है साथियों, याद रखना अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और इसके जो पश्चिम का भाग है, याद रखना साथियों, यहाँ पर जो ये पश्चिम का भाग है ये है मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आपको याद रखना है साथियों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली जो पर्वतमाला है, इनके बीच में जो समवर्षा रेखा है, इन दोनों को अलग करती है, वो करती है साथियों 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन अलग करती है इनको? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है इनको अलग करती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। और याद रखना साथियों, फिर मरुस्थल भी दो भागों में डिवाइड है, मरुस्थल भी दो भागों में डिवाइड है, वो कौन कौन से भाग है यह भी ध्यान में रखना है। देखिएगा ये जो फिर मैं रेड लाइन कर रहा हूँ इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर याद रखना साथियों, मरुस्थल को जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में डिवाइड करती है। पहला भाग है साथियों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग है साथियों अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, ठीक है। इनके अपन चर्चा कर रहे हैं। ये साथियों याद रखना अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला तीन भागों में है, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली और उत्तरी अरावली, ठीक है। और अरावली के जो पश्चिम में स्थित है वो है पश्चिमी मरुस्थला प्रदेश, और अरावली के पूर्व में स्थित है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। जबकि दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व भाग के अंदर स्थित है, जिसमें 7 जिले आते हैं, ठीक है। इनके भी क्षेत्रफल की भी बात करेंगे अपन, एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो कहाँ पर स्थित है, अरावली के पश्चिमी भाग में है। जबकि याद रखना मित्रों, मरुस्थल भी दो भागों में डिवाइड है, जिसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में करती है। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, ठीक है। और याद रखना साथियों, राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है कौन सी समवर्षा रेखा है, वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जबकि मरुस्थल को दो भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे, देखिएगा अब एक एक करके इनके अपन स्थिति और विस्तार की भी बात कर लेते हैं, इनके मिट्टी वगैरह सबकी अपन अच्छे से देख लेते हैं, देखिएगा। चलिए देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपन बात करते हैं। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर गिरा हुआ है, तो 61.11% क्षेत्रफल पर यह गिरा हुआ है, यानी कि राजस्थान का लगभग 2/3 भाग जो है वो मरुस्थल अपने पास रखता है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला 9.1% है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश याद रखना साथियों 23.3% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.49% है, ठीक है। ये तो हो गया इनका क्षेत्रफल। जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों 40% है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 10% निवास करती है, ठीक है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो जनसंख्या का घनत्व है वो कम है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर अगर अपन देखें, क्षेत्रफल के अनुसार जिस प्रकार से यहाँ का क्षेत्रफल है उस प्रकार से जो जनसंख्या है वो यहाँ पर अधिक होनी चाहिए थी, जबकि जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम है, ठीक है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में 10% है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, याद रखना है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। वर्षा की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो वर्षा है मित्रों 10 से लेकर के 40 सेंटीमीटर की जो वर्षा यहाँ पर होती है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की जो वर्षा है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में होती है, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में ध्यान रखना साथियों 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर देखी जाती है। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इनकी जलवायु की। जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क विषम यानी कि या फिर अर्ध शुष्क विषम जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। उपार्द्र जलवायु पर
पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है, जबकि आर्द्र जलवायु पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी पठार में। ठीक है, अब इनके जिले कौन कौन से, जिलों की भी बात कर लेते हैं। 12 जिले पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, जबकि 13 जिले अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं, जबकि मुख्यतः तो 7 जिले आते हैं। ठीक है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिले आते हैं, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 7 जिले आते हैं। ठीक है, मिट्टी आपको अच्छे से याद रखनी है। रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। पथरीली यानी कि काली भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, क्योंकि नदियों का क्षेत्र है साथ, याद रखना है, यहाँ पर क्या है, नदियों का अपवास क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो लाल, काली और कच्छारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि दक्कन का लावा का पठार होने के कारण यहाँ पर जो भूमि, यहाँ पर जो मिट्टी है साथ ही उसका लाल और काली यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चट्टानी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगला देखिए, वनस्पति की बात करते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी कहाँ पर, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर मिलेगी, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। और मिश्रित पतझड़ वन आपको मिलेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और सघन वन यानी कि सदाबहार वन कहाँ पर मिलेंगे, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। ठीक है, विशेषता ध्यान रखना साथियों, आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अनेक प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश में आपको बहुतायत में खनिज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अपन बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बीहड़ मिलते हैं, क्योंकि बीहड़ साथियों यहाँ पर चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण उसके अपर्दन से क्या, जिस भूमि का निर्माण होता है उसको बीहड़ भी कहते हैं, फिर उत्खाद भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और लावा का जो पठार है साथियों यहीं पर आपको देखने को मिलता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये इसकी बात हुई। अब बात करते हैं साथियों निर्माण के आधार पर जो भौतिक प्रदेशों का जो क्रम है उसके बारे में अपन डिसीजन लेते हैं, देखिएगा, डिस्कस करते हैं। निर्माण के आधार पर भौतिक प्रदेशों का क्रम निम्न प्रकार है, तो याद रखना साथियों 4 प्रकारों में इनको बांटा गया है भौतिक प्रदेशों को। ठीक है ना, किसके आधार पर, निर्माण के आधार पर। सबसे पहले याद रखना सबसे जो प्राचीन है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अपन ने देखा था सबसे प्राचीन। ठीक है, और पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे नवीनतम है, इसलिए मैंने इसको सबसे नीचे रखा है, ये आपको याद रखना है। याद रखना साथियों जो मैदानी प्रदेश है और जो मरुस्थलीय प्रदेश है, अभी अपन ने देखा था, ये 33 सागर के अवशेष हैं। किसके अवशेष है मित्रों, ये 33 सागर के ये अवशेष हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश या गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, गोंडवाना लैंड के ये भाग हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। किसकी बात करते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपन बात कर लेते हैं। दिख रहा होगा शायद आपको यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर है, चलिए अपन बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो पहले इसकी स्थिति के बारे में अपन जान लेते हैं। इसकी क्या स्थिति है, ध्यान रखना, अभी अपन ने देखा था कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, और यहाँ की जो जलवायु है ध्यान रखना ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क रूप में स्थित है। ठीक है, जलवायु ये ध्यान रखना साथियों, जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में विद्यमान है, और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, विस्तार की बात करते हैं साथियों, स्थिति की अपन बात कर चुके हैं। विस्तार की बात करें तो ध्यान रखना इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें मित्रों तो याद रखना 300 किलोमीटर है। ठीक है, ऊंचाई की अगर बात करें तो 200 से 300 मीटर है। ऊंचाई हमेशा याद रखना साथियों इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ठीक है ना, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई नापी जाती है, यानी कि जो मरुस्थल है अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो समुद्र तल से 200 से 300 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जबकि लंबाई कितनी है इसकी 640 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। और चौड़ाई की बात करें तो 300 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और अपन बात करते हैं इसके निर्माण की अगर बात करें तो साथियों याद रखना टर्सरी काल में इसका जो है निर्माण होता है मित्रों। ठीक है, निर्माण काल की चलिए बात करते हैं अपन। इसका जो निर्माण काल है मित्रों याद रखना ये टर्सरी काल में इसका जो है निर्माण होता है, और सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश भी है। ठीक है, उपनाम की बात करें साथियों इसका उपनाम है भारत का विशाल मैदान, इसको कहते हैं। किसको, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। ठीक है,
थार का मरुस्थल इसको कहा जाता है मित्रों, याद रखना है, और मरु प्रदेश इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों, यहाँ पर अनेक प्रकार के बालुका स्तूपों का विस्तार है। यहाँ पर अनेक प्रकार के बालुका स्तूपों का विस्तार है। संपूर्ण विस्तार की बात करें तो साथियों याद रखना, ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंतर्गत फैला हुआ है, जो कि प्रदेश का 2/3 भाग है। और परसेंटेज की बात करें तो इस 61.11% भाग है। ठीक है, चलिए आगे अगर अपन बात करें तो याद रखिएगा, चलिए इसकी बात करते हैं अपन। उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों की जो ऊंचाई है साथियों, समुद्र तल से 300 मीटर है, ये तो याद रखना है। और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि जो समुद्र तल से ऊंचाई, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो किस दिशा में अधिकतम है, तो याद रखना साथियों उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है, ज्यादा है। जबकि दक्षिण भाग के अंतर्गत इसकी जो ऊंचाई है लगभग ऊंचाई 150 मीटर जो कि न्यूनतम है। इस प्रश्न को पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी जो ऊंचाई है सबसे कम किस भाग में है, तो दक्षिण भाग में, और सबसे अधिक ऊंचाई किस भाग में है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अवशेष की बात करते हैं, अपन बात कर चुके हैं वैसे तो 33 सागर का ये अवशेष है, और याद रखना है आगे। चलिए देखते हैं, अब देखिएगा, अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस ओर है, तो ध्यान रखना इस प्रदेश का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये देखिएगा, ये दिशा है उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर साथियों इसका ढाल है। क्या है, दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या है, ढाल है। ये देखिएगा उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। ठीक है, यह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं साथियों इसमें सम्मिलित जिले, यानी कि इस प्रदेश में सम्मिलित जो जिले हैं वो कितने हैं। इसके अंतर्गत याद रखना साथियों 12 जिलों को शामिल किया गया है, यानी कि 12 शामिल नहीं किया गया है, ये खुद ब खुद प्रकृति रूप से ही ये 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अब याद कैसे करना है, आपको सिर्फ 2 संभाग याद करने हैं साथियों, एक तो है जोधपुर संभाग, एक तो जोधपुर संभाग है, और दूसरा है साथियों बीकानेर संभाग। इन दोनों के जिले आपको याद करने हैं, और एक अकेला साथियों याद रखना, एक है शेखावाटी क्षेत्र को याद करना है, शेखावाटी के 2 जिले आपको याद कर रहे हैं, एक है साथियों नागौर। इन चारों को आपको बस याद रख लेना है कि मरुस्थल जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी और नागौर। जोधपुर के 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं देखिएगा। जोधपुर, एक जोधपुर खुद जिला है, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जालोर। ठीक है, बीकानेर के अंतर्गत आते हैं बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। ठीक है, और शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं सीकर और झुंझुनू। ठीक है, और एक अकेला जिला है नागौर। ये या तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ज़्यादा इसमें टफ चीज़ नहीं है याद करने के लिए, बस आपको जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और नागौर जिला आपको याद रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, इसमें याद हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद देखिएगा आगे अगर अपन देखें तो याद रखना साथियों, थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। अब ये अपन ने डिस्कस किया था शुरू में, थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है मित्रों 2 भागों में डिवाइड करती है। वो कौन कौन से भाग हैं ध्यान रखना, पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जिसको अपन राठी प्रदेश कहते हैं, और दूसरा है साथियों याद रखना अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश जिसे अपन बांगड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब मैप के माध्यम से देखिएगा, ये इस प्रकार से अपना राजस्थान का मैप है मित्रों, ये देखिएगा यहाँ पर मित्रों याद रखना ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश, सॉरी थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, देखिए यहाँ पर ये अरावली है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना साथियों ये मरुस्थल है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। क्लियर है, इस प्रकार से याद रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना ये पहला है ये शुष्क है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, और ये जो दूसरा है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर देखिए ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ इसको ध्यान में रखना है, रेड वाली जो लाइन है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो पहला है शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। देखिएगा इस प्रकार से ये रहा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश या फिर बांगड़ प्रदेश, और यह रहा शुष्क मरुस्थल प्रदेश या फिर राठी प्रदेश। ठीक है, 0 से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ पर होती है, जबकि 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में होती है। और यहाँ पर जो यह है साथियों याद रखना ये अरावली पर्वतमाला है।
क्लियर है? ये वाली अरावली पर्वतमाला है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड कर रही है। क्लियर है? तो मैप से आपको अच्छे से याद रहना चाहिए और याद हो गया होगा शायद। देखिए इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहीं पर आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी। मैं ये जो नोट्स है आपको एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो आप रेगुलर मेरे साथ क्लासेस देखते रहिए। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट होगी उसके बाद आपको मैं नोट्स जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका काम यही है कि जैसे जैसे मैं रेगुलर क्लास लेता रहूँ, क्लासेज आप रेगुलर ज्वाइन करिए ताकि आपका डेली का डेली जो है रिवीजन अच्छे से होता रहे, ठीक है। और जो फर्स्ट बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी क्लासेज है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं अपन सबसे पहले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी साथियों इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये भी साथियों दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है बालू का स्तूप मुक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है, ठीक है ना। और दूसरा है साथियों, ये वाला तो फर्स्ट है, दूसरा है बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप युक्त। अब बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है साथियों याद रखना 41.5% पर है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बालू का स्तूप जो युक्त है साथियों यह ध्यान रखना साथियों 58.5% है। दोनों में से एक आपको याद रखना है, बाकी फिर एक अगर याद रह गया तो 100 में से घटा देना, दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए राठी प्रदेश इसको अपन कहते ही है, सभी को पता है, अपन पढ़ चुके हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से जानते हैं तो याद रखना मित्रों इनको राठी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राठी प्रदेश के नाम से इसको अपन जानते हैं, क्लियर है। वर्षा रेखा की बात करें तो साथियों यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा यहाँ पर होती है। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.5% और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी कि 41.5%, ठीक है। चलिए आगे अगर अपन देखें तो देखिएगा, चलिए अगला जो है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की अपन पहले बात करेंगे। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी कि जो जहां पर बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं होता है, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। इसका यह कारण है कि यहाँ पर साथियों पथरीला मरुस्थल पाया जाता है जिसे अपन हम्मादा कहते हैं, ठीक है। पथरीला मरुस्थल किसको कहते हैं? हम्मादा को पथरीला मरुस्थल कहा जाता है और पथरीला मरुस्थल ही हम्मादा कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पथरीला मरुस्थल होने के कारण यहाँ पर बालू का स्तूपों का अभाव देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका जो विस्तार है साथियों वो कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। विस्तार के बारे में भी पूछा जाता है तो विस्तार ध्यान रखना, जैसलमेर में, पोखरण, रामगढ़ और लोदरवा। कहाँ कहाँ पर? जैसलमेर के 3 स्थान आपको याद रखना है। एक तो है पोखरण, जैसलमेर के अंदर है पोखरण, रामगढ़ और लोदरवा। बाड़मेर में 2 स्थान है साथियों, एक तो है बालोतरा बाड़मेर और एक है थोब, ठीक है। और जोधपुर में कौन कौन से है तो एक है फलोदी। जोधपुर जो सबसे शुष्क स्थान है ये भी आपको याद रखना है, यानी कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है तो वो है फलोदी, ठीक है। थोब ये एक रन भी है, यहाँ पर रन है, थोब रन के रूप में ये विद्यमान है। बालोतरा बाड़मेर, ये बालोतरा तक याद रखना साथियों जो लूनी नदी है वो मीठी रहती है, उसके बाद ये खारी हो जाती है, ठीक है। जिसे अपन क्या कहते हैं? आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर अब आगे देखें तो देखिएगा, अब अपन बात कर लेते हैं साथियों बालू का स्तूपों के बारे में, जहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, इस प्रदेश में अनेक प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है जो इस प्रकार से है। देखिएगा बालू का जो स्तूप है साथियों याद रखना, बालू का स्तूप किसको कहते हैं? यानी कि वायु द्वारा अपरदित क्रियाओं से मिट्टी के जमाव से जो निक्षेपण होता है और उस निक्षेपण से जो भी आकृति बनती है उसको अपन बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। या इसकी परिभाषा को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिएगा वो किस प्रकार से होगी, यानी कि पवन, हवा या फिर वायु, कुछ भी अपन लिख सकते हैं। पवन, हवा, पवन, वायु या फिर हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए रेत के जमाव यानी कि निक्षेपण से बनने वाली संरचना, या फिर आप इसको आकृति भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे आपको याद रहे, या फिर इसको आप लिख सकते हैं स्थलाकृति भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे मिट्टी के जमाव से बनने वाली आकृति, संरचना या फिर स्थलाकृति जो क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। क्लियर है? एक बार फिर देख लेना, पवन,
वायु हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत के जमाव लाई गई जो मिट्टी है उसके रेत के जमाव निक्षेपण से बनने वाली संरचना या फिर आकृति क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। इस प्रकार से देखिएगा मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो रेत का ढेर है साथियों, याद रखना यहाँ पर ये जो रेत जमी हुई है, अब ये रेत क्या करती है साथियों, ये रेत जब हवा चलती है तो ये जो हवा है इस रेत को उड़ा करके यहाँ से ले जाती है, ठीक है। और ले जाने के बाद साथियों जहाँ पर एक विशेष आकृति यहाँ पर बनती है, जिस प्रकार से याद रखना यह से पवन चल रही है और इस प्रकार से जो आकृति यहाँ पर जैसे बन जाती है, इस प्रकार से जो आकृति बनती है, देखिए आकृति वो किस प्रकार से बनती है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो आकृति बन जाती है, इस प्रकार से आकृति बन जाती है, ये जो रेत उड़ती उड़ती जाती है और इस प्रकार से आकृति बना लेती है। ये देखिए इस प्रकार से जो रेत का जो जमाव हो जाता है उसको अपन बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर है। तो यहाँ से जो रेत का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। रेत यहाँ से उड़ती है, यहाँ पर आती है और इस प्रकार से ये इसका जो है जमाव हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जम जाती है, यानी कि रेत का क्या हो गया, अपर्दन होकर के यहाँ पर इसका निक्षेपण हो रहा है। पहले क्या होता है, इसका अपर्दन होता है, यानी कि इसका कटाव होता है, ये उड़ती है, उड़ने के बाद साथियों यहाँ पर इसका निक्षेपण होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जमाव होता है। जमाव कह सकते हैं या फिर इसको अपन निक्षेपण कह सकते हैं। क्लियर है, यानी कि यहाँ से रेत क्या होती है, उड़ करके कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर आकर के ये जमा होती है। जमा होने के बाद, जमाव के बाद जो आकृति बनती है मित्रों, इस प्रकार की जो आकृति बनती है, इस आकृति को अपन क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको समझना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन आगे। अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए सर्वाधिक बालिका स्तूपों की अगर अपन बात करें मित्रों तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। जबकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं, जोधपुर में। देखिएगा सर्वाधिक की बात करें, अगर अपन बात करते हैं साथियों सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में, ठीक है। जबकि अगर अपन बात करते हैं सभी प्रकार के, तो सभी प्रकार के मित्रों ये कहां पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा जोधपुर में। क्लियर है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं साथियों बालू का स्तूपों के प्रकार। अब किस किस प्रकार के बालू का स्तूप जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। पहले बालू का स्तूप से बात करते हैं। एक तो है, पहला है रेखीय, पवनानुवर्ती, अनुदैर्ध्य या फिर बालू का स्तूप इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो रेखीय बालू का स्तूप होते हैं जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, यानी कि जिस प्रकार से, इस प्रकार से मान लीजिए, इस प्रकार से जैसे पवन चल रही है, ये पवन चल रही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर अगर पवन चलती है, ठीक है, मैं उदाहरण, तो इसी प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं मित्रों, इस प्रकार से जो धोरे बन जाते हैं, इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको अपन कहते हैं रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ठीक है। इस प्रकार से जब हवा चलती है, ठीक है ना, ये हवा चल रही है, तो इन्हीं की दिशा के अंतर्गत जो बालू का स्तूप बनते हैं मित्रों उसको अपन क्या कहते हैं, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं या फिर रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। क्लियर है, इस प्रकार से देखिएगा, ये मैं चित्र बना करके आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। इस प्रकार से जब हवा चलती है तो यानी कि ये बालू का स्तूप किसके समानांतर बनते हैं, पवनों के समानांतर बनते हैं। क्लियर, चलिए अब देखिएगा इनका जो विस्तार है साथियों वो कहाँ कहाँ पर है। किनका, रेखीय बालू का स्तूपों का जो विस्तार है, याद रखना जैसलमेर और जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में अधिकतर पाए जाते हैं, जबकि क्षेत्र की बात करें तो वो रामगढ़ है और जोधपुर और बाड़मेर में ये मिलते हैं। कौन सा, रेखीय पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप है ये जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में और जोधपुर में, ध्यान रखना साथियों, बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर में ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की अगर मित्रों बात करें तो ध्यान रखना ये बालू का स्तूप पवन की दिशा के लंबवत यानी कि समकोण पर बनते हैं। ध्यान रखना साथियों, जिस प्रकार से ये पवन चलती है और इस प्रकार से ये पवन, ये जो है यहाँ से पवन चलेगी, जिस प्रकार से मिट्टी उड़ी, मिट्टी उड़ करके यहाँ चली गई, यहाँ पहले यहाँ जमा होगी, इस प्रकार से चलती है ये मिट्टी, इस प्रकार से उड़ती हुई जाती है। मैं जैसे चित्र बना रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे उड़ती हुई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बनता है साथियों, ये जो पवन है यहाँ से पवन चलती है और इस प्रकार से ये जाती हुई
या इस प्रकार से ये क्या बनाती है, आकृति बना लेती है। ठीक है, ये देखिए, क्लियर है ना। और इसी प्रकार से क्या बनते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं। ये इस प्रकार से इसकी आकृति बन जाती है। ठीक है, ये देखिए, इस प्रकार से फिर इस बालू का स्तूप की आकृति बन जाती है। क्लियर है। और ये क्या चल रही है, पवन चल रही है। पवन यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, ये पवन इस प्रकार से चलती है और इस प्रकार के बालू का स्तूप का ये जमाव कर देती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे। देखिएगा, यानी कि ये पवन द्वारा लाई गई मिट्टी का जो जमाव है साथियों, लंबवत और समकोण पर होता है। ये जो चित्र मैंने दे रखा है, ध्यान रखना, ये इस प्रकार से जो चित्र है, देखिएगा, ये जो बालू का स्तूप बनता है, ये देखिएगा, यहाँ से पवन आती है और ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये रेत इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का अर्थ होता है साथियों समकोण, यानी कि ये जो पवनों की दिशा में समकोण बनते हैं, अनुप्रस्थ। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चित्र से मैंने समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चित्र को, डायग्राम को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए विस्तार की बात करते हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़, यानी कि हनुमानगढ़ का रावतसर क्षेत्र है। और गंगानगर की बात करें तो याद रखना मित्रों, सूरतगढ़ और चूरू और झुंझुनू। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, गंगानगर, गंगानगर का कौन सा स्थान है, सूरतगढ़, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, और विस्तार आगे अपन बात करते हैं तो देखिएगा, बीकानेर, हनुमानगढ़ और रावतसर, इन तीनों को याद रखना है। बीकानेर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का रावतसर, गंगानगर और गंगानगर का सूरतगढ़, जबकि चूरू और झुंझुनू पूरे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बरखान बालू का स्तूप की बात करते हैं। बरखान देखिएगा, बरखान इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। बरखान बालू का स्तूप, यानी कि इसको अपन बोलते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, यानी कि जब हवा द्वारा लाई गई रेत या फिर मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो उसे बरखान कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार से जैसे पवन चलती है, देखिएगा मित्रों, भी अपन ने देखा था, वो फिर से मैं आपको चित्र बना करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये पवन है और ये जो पवनें साथी इस प्रकार से चलती है, यहाँ से पवन चलती है, इस प्रकार से चलती चलती यहाँ पर जाती है। ठीक है, और जो साथियों ये जो आकृति है, ये भी इसकी जो आकृति है, ये जो पवन चलती है ये रेत को उड़ा करके ले जाती है मित्रों। ठीक है ना, ये रेत को उड़ा करके ले जाती है, याद रखना है। और ये रेत को उड़ा करके जिस आकृति का निर्माण करती है, किस आकृति का करती है, ये देखिएगा, इस प्रकार से जब ये अर्धचंद्राकार आकृति का ये निर्माण करती है, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो इसको अपन कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, बरखान कहा जाता है। ये देखिएगा, ये बरखान का क्या करती है, फिर निर्माण करती है। और ये क्या चल रही है, ये पवनें चल रही हैं। इस प्रकार से जो है ये पवन चलती है और इस प्रकार से जो मिट्टी के कण साथियों ये उड़ते हैं और उड़ने के बाद ये किस आकृति का निर्माण करते हैं, तो याद रखना अर्धचंद्राकार आकृति का ये निर्माण करते हैं और फिर उससे कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, बरखान बालू का स्तूप बनते हैं। ठीक है, पवन चलती है और पवन के माध्यम से ही जो है मिट्टी के जो कण है वो जाकर के इस आकृति में ये जमते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। ये देखिएगा, ये जो आकृति है साथ ये अर्धचंद्राकार आकृति है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति होती है। क्लियर। और ये पवनों के अनुसार ही ये बनता है। और इसकी चौड़ाई की बात करें मित्रों तो याद रखना ये 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं। ऊंचाई की बात करें तो ये 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं। क्लियर है। और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और ये स्थानांतरित होते हैं। सर्वाधिक गतिशील और स्थानांतरित होते हैं। इन्हीं के कारण साथियों याद रखना मरुस्थल का सर्वाधिक प्रसार होता है। और मरुस्थल के प्रसार में भी किसका योगदान है, बरखान बालू का स्तूप होगा। इसीलिए इस प्रश्न को ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ये सर्वाधिक गतिशील व स्थानांतरित होते हैं और इसी के कारण मरुस्थल का प्रसार सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक ये चूरू जिले में पाए जाते हैं। ये आपको डेफिनेट याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है बालू का स्तूप है उसके बारे में देखिएगा। पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पैराबोलिक ध्यान रखना साथियों, ये महिलाओं के जो हेयरपिन है साथियों उसके समान होता है। इस प्रकार से जो महिलाओं का हेयरपिन होता है और उसी के समान जो है ये बालू का स्तूप बनता है। ठीक है, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप की अपन बात कर रहे हैं। ये बालू का स्तूप महिलाओं के बालों की क्लिप या फिर बरखान के विपरीत बनते हैं। यानी कि बरखान इस प्रकार से बनता है, यानी कि बरखान जो है साथियों इस प्रकार से पवन चलेगी तो बरखान इस प्रकार से बनेगा। लेकिन जो ये बनता है साथियों, ये पवन जिस प्रकार से पवन चलती है उसी दिशा में ये अपना अर्धचंद्राकार बनता है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है ये, यानी कि ये बरखान, ये तो है पैराबोलिक।
और ये है बरखान। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। इस प्रकार से देखिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूं। पवनें इस प्रकार से आती है, मिट्टी के कण इस प्रकार से उड़ते हुए आते हैं और फिर इसको जो है इसकी आकृति का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इस प्रकार से जो है मिट्टी के कण आते हैं और फिर इस प्रकार का जो है हेयर पिन के समान जो आकृति है उसका ये निर्माण करते हैं। और ये किसके साथ आते हैं कण, याद रखना साथियों, ये जो कण आते हैं ये पवनों के साथ आते हैं। ठीक है, ये पवन है और पवन के साथ जो है ये कण आ रखे हैं मित्रों, ये देखिएगा, इनकी अपन बात कर रहे हैं। आपको इस प्रकार से चित्र बना करके देखोगे तब आपको अच्छे से याद होने लग जाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए इस प्रकार से जो बनते हैं उनको बोलते हैं पैराबोलिक, और ये हेयरपिन और बालुका स्तूपों के ये विपरीत होते हैं। ठीक है, इनका जो विस्तार है कि अगर अपन बात करें मित्रों तो याद रखना जो विस्तार है इनका, जैसलमेर में मोहनगढ़, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर के अंतर्गत मोहनगढ़, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला अगर अपन देखें तो ध्यान रखें, अगला जो बालुका स्तूप है वो है साथियों तारानुमा बालुका स्तूप। और तारानुमा बालुका स्तूप ध्यान रखना साथियों इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं तारानुमा बालुका स्तूप को अपन देखते हैं। इसका निर्माण मित्रों याद रखना अनियमित हवाओं के कारण होता है, यानी कि इसके अंतर्गत याद रखना किसी भी प्रकार की हवाएं चल सकते हैं, किसी भी दिशा से चल सकती हैं। हवाएं अनियमित होती है, एक निश्चित दिशा में नहीं चलती। ठीक है, देखिएगा अगर अपन बात करते हैं जिस प्रकार से किसी देखिएगा इस प्रकार से अपन देखें, इस प्रकार का कोई पत्थर है साथ ही पत्थरों के सहारे बनते हैं। ठीक है, चट्टानों के सहारे बनते हैं, इस प्रकार की कोई चट्टाने हैं। और याद रखना साथ ही यहाँ से हवा आती है, यहाँ से इस प्रकार से हवाएं आती हैं और ये क्या करती है, यहाँ पर मिट्टी का जो है वो जमाव करती है। ठीक है, हवाएं जो मिट्टी उड़ा करके लाती है उनका जमाव इनके सहारे सहारे हो जाता है। ये देखिएगा इनके सहारे सहारे पर जिन मिट्टी का जमाव होता है इनकी, ठीक है, इस प्रकार से जम जाती है। ये देखिए इस प्रकार से जम जाती है। तो ये किस प्रकार से बनती है साथियों, याद रखना ये बन जाती है फिर तारेनुमा। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तारेनुमा बन गई। चार आकृतियां और इसकी ध्यान रखना साथियों इसकी जो भुजाएं हैं वो 3 भी हो सकती है, 3 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से भी ये बन सकता है, इस प्रकार से भी ये बन सकता है, ध्यान रखना साथियों। ठीक है, इस प्रकार से भी ये बन सकता है, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां से जो पवन जाती है वो यहाँ पर इसका जमाव कर देती है। चलिए समझ में आ गया होगा आपके। हम्मादा के चारों ओर बनने वाला स्तूप है, यानी कि ये पहाड़ यानी कि चट्टानों के चारों तरफ बनते हैं। इनकी आकृति तारे के समान होती है, अनियमित हवाओं के कारण ये बनते हैं। इनका जो विस्तार है साथियों याद रखना जैसलमेर, सोनगढ़, पोखरण। जैसलमेर के अंतर्गत तो आता है सोनगढ़ और पोखरण के अंतर्गत, जबकि गंगानगर का आता है स्थान कौन सा, सूरतगढ़। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इनकी आकृति देख लीजिएगा एक बार आप, ये देखिए इस प्रकार से ये बनते हैं। ये जो आकृति है इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार की जो चट्टान है इसको आपको यहाँ पर जो जमाव होता है ये पवने है, और ये पवन 3 भुजाओं वाला है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे तारा स्टार की बात करें तो वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है ना, इस प्रकार से वो स्टार बनता है, सॉरी इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर तारानुमा ये होते हैं। भुजाएं 3 या फिर 3 से अधिक होते हैं, अनियमित हवाओं के कारण ये बनते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन सीप बालुका स्तूप की, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप जिसको अपन कहते हैं सीप बालुका स्तूप। यानी कि जब बरखान का निर्माण के समय हवा की दिशा में थोड़ा बदलाव होता है, यानी कि जब हवाएं किसका निर्माण कर रही होती है, बरखान बालुका स्तूप का निर्माण कर रही होती है, तब क्या होता है साथियों हवा की दिशा में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, तो उसके कारण बरखान का जो एक सिरा है वो लंबा हो जाता है, उसे अपन सीप कहते हैं। ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना आपको याद करने में, आपको सिर्फ इतना ही है कि जब हवाएं बरखान बालुका स्तूप का निर्माण करती है तो उस समय हवाओं की दिशाओं में थोड़ा बदलाव हो जाने से बरखान का एक सिरा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उस कारण से जो बालुका स्तूप बनता है उसको अपन सीप बालुका स्तूप कहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा इस प्रकार से है,
बरखान साथियों अर्धचंद्राकार होता है, जबकि याद रखना सीप बालू का स्तूप का जो ये सिरा है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं सीप बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इनका विस्तार चूरू, जैसलमेर और बीकानेर के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, अब लास्ट जो बालू का स्तूप है ये दोनों ही बचे हैं, देखिएगा। फिर अपन बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। देखिए, नेटवर्क बालू का स्तूप, सीधी आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है, यह रेखीय, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक बालू का स्तूपों के बीच में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और इन दोनों तीनों का नेटवर्क होता है, इसीलिए इनको नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। और सब्रकापिस, इनका जो निर्माण है झाड़ियों के पास में होता है, यानी कि इस प्रकार से, जैसे ये झाड़ियां हैं, ये जो झाड़ियां हैं साथियों, इनके पास जो है इनका निर्माण होता है इन झाड़ियों के पास में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के पास में इनका जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं सब्रकापिस। ठीक है, क्लियर है? और इनका विस्तार ये ध्यान रखना साथियों जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर में। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में है, जोधपुर में एवं बाड़मेर में। किसका? सब्रकापिस बालू का स्तूपों का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साथियों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। किसकी? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। इंपोर्टेंट मरुस्थल है साथियों, यहाँ से भी प्रश्न आपको डेफिनेट देखने को मिलता है, इसको भी ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो साथियों इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, पहले अपन बात करते हैं, देखिएगा। एक तो है साथियों लूनी जवाई बेसिन, यानी कि इसको अपन कहते हैं लूनी बेसिन, और लूनी बेसिन को कहते हैं साथियों गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? शेखावाटी प्रदेश इसको कहते हैं बांगर प्रदेश। नागौर उच्चभूमि की बात करें और गग्गर बेसिन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नागौर उच्चभूमि और गग्गर बेसिन, इन 4 भागों में डिवाइड किया गया। लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्चभूमि और गग्गर प्रदेश, यानी कि गग्गर बेसिन। ये अंत प्रवाह का क्षेत्र है साथियों, अंत प्रवाह। और शेखावाटी प्रदेश ये भी अंत प्रवाह का है। ठीक है, चलिए मैप में देखिएगा, ये मैप है, यहाँ पर ये देखिएगा नागौर उच्चभूमि है, यहाँ पर है लूनी बेसिन, और यहाँ पर है शेखावाटी प्रदेश, और ये वाला है नहरी क्षेत्र जो है गग्गर मैदान। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए, पहले बात कर लेते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश के बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही शुरू में ही इसके क्षेत्रफल के बारे में, जलवायु के बारे में, मिट्टियों के बारे में। तो देखिएगा साथियों, ये 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है, ध्यान में रखना है। यह शुष्क मरुस्थल व अरावली पर्वत के मध्य में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला दोनों के बीच में ये जो है प्रदेश स्थित है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी तो दोनों में ही एक ही पाई जाती है, रेतीली भूरी। शुष्क मरुस्थल में भी यही पाई जाती है, और शुष्क मरुस्थल में भी स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, फर्क कितना है कि वहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर ही सेवण, धामन और करड़ घास पाई जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पीवड़ा जाति का जो विशेला सर्प भी यहीं पर पाया जाता है, इसे बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। किसको? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कहते हैं बांगड़ प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना लूनी बेसिन की बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका डिवाइड किए थे 4 भागों में, उसमें से अपन पहले की बात कर रहे हैं। देखिएगा, लूनी बेसिन की मित्रों अगर बात करते हैं तो इसको लूनी जवाई बेसिन का मैदान भी कहते हैं, और इसका जो उपनाम है वो होता है गोडवाड़ प्रदेश। क्या होता है? इसको अपन कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, विस्तार कहाँ कहाँ पर इसका ध्यान रखना, जालोर में है, पाली में है, सिरोही में है, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर के दक्षिणतम भाग। विस्तार ध्यान रखना साथियों, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर व बाड़मेर, नागौर का दक्षिण जो भाग है वो लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है। और याद रखना जो ये क्षेत्र है ये लूनी का प्रवास क्षेत्र भी है, और उसकी सहायक नदियों का ये अपवास क्षेत्र है। लूनी और उसकी सहायक नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है, और जब लूनी नदी यहाँ से साथियों बहती है, इसका जो प्रवाह के कारण जो मैदान का निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं जलोढ़ मैदान, यानी कि लूनी नदी जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, ये भी आपको याद रखना है। और लूनी बेसिन के अंतर्गत याद रखना कई प्रकार के खारे पानी की झीलें पाई जाती है। ठीक है ना, खारे पानी के गर्त पाए जाते हैं, जिन जिन के नाम है पचभद्रा और सनवरला और कपराना। ये तीन गर्त लूनी बेसिन में पाए जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सनवरला जो झील है
इनके खारे पानी की झीलें ये किस बेसिन में पाई जाती हैं? तो लूनी बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, पिछली बार पूछा जा चुका है पचभद्रा झील के बारे में, यानी कि पचभद्रा झील किस बेसिन में स्थित है? तो याद रखना है लूनी बेसिन में। ठीक है ना, ये देखिए पचभद्रा जो है खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है। नेहड़, नेड़ और नाडा जो है लूनी बेसिन जालौर में स्थित है। ठीक है, लूनी बेसिन में कुछ क्षेत्रों में लवणीय भूमि भी पाई जाती है, यानी कि लूनी बेसिन में कुछ क्षेत्रों में लवणीय भूमि पाई जाती है। और लूनी नदी साथियों याद रखना निकलती कहाँ से है? अरावली से निकलती है और दक्षिण पश्चिम में बहती हुई कहाँ पर मिल जाती है? कच्छ के रण में ये गिर जाती है। ठीक है, और इसके सहायक नदियाँ कौन कौन से? ध्यान रखना साथियों, जवाई है, गुइया, बांडी, मिथरी, सुकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, सागी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और याद रखना मित्रों यहाँ पर पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, यतर तत्र के रूप में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, यानी कि लगातार नहीं है, कटी फटी पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो इस प्रकार से है। उनकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियों की। ये लूनी बेसिन में पाई जाती है छप्पन की पहाड़ियाँ जो बाड़मेर में स्थित है। और याद रखना इनका जो विस्तार है साथियों सिवाना से बालोतरा तक इनका विस्तार है और ये गुंबदाकार रूप में स्थित है। छप्पन की पहाड़ियाँ किस रूप में स्थित है? गुंबदाकार रूप में। ठीक है, इस प्रकार को आपको याद रखना है। और यहाँ पर याद रखना साथियों प्रसिद्ध नाकोड़ा पर्वत स्थित है, जहाँ पर नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। और यहाँ पर याद रखना साथियों प्रसिद्ध जैन मंदिर भी स्थित है, जैन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। याद रखना है साथियों इन पहाड़ियों के ऊपर कौन सा मंदिर स्थित है? तो याद रखना जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? इन पहाड़ियों पर स्थित है, छप्पन की पहाड़ियों पर। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत के ऊपर यह स्थित है। और नाकोड़ा पर्वत के नाम से, नाकोड़ा पर्वत के ऊपर इसी के नाम से है नाकोड़ा भैरव का मंदिर भी बना हुआ है और प्रसिद्ध जैन मंदिर भी नाकोड़ा पर्वत पर ही स्थित है। आगे अगर अपन बात करते हैं तो साथियों जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात करते हैं, जो ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना साथियों जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये जालोर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं जालोर में। इसकी चोटियां व पहाड़ियां निम्न प्रकार से हैं। देखिएगा पांचोटा पर्वत कहाँ पर है? ये भी जालोर में है। और मालावी पर्वत बालोतरा व जालोर के बीच में स्थित है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पांचोटा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है आपको जालोर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है ना, याद रखना है मालावी पर्वत बालोतरा व जालोर के बीच में स्थित है। स्वर्णगिरी यानी कि कनकाचल की जो पहाड़ी है यहीं पर साथियों याद रखना स्वर्णगिरी किला बना हुआ है, यानी कि जालोर का किला कहाँ पर स्थित है? तो कनकाचल की पहाड़ी पर यह स्थित है। ठीक है, भाद्राजून की पहाड़ियाँ ये भी जालोर के अंदर स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कन्यागिरी ये भी जालोर में है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और रोजा बाकर, इसराना बाकर ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही, यहाँ से तो प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, इनको तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना ही रखना है। देखिएगा रोजा बाकर जालोर में है, ऊंचाई 730 मीटर है। इसराना बाकर ऊंचाई है इसकी 838 मीटर है। ठीक है, जबकि सुंदा पर्वत 530 मीटर है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऊंचाई है इसकी सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत कहाँ पर है? जालोर में है। और यहीं पर याद रखना साथियों सुंदा माता का क्या बना हुआ है? पेनोरमा बना हुआ है। ठीक है ना, सुंदा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर भी है और यहाँ पर सुंदा माता का पेनोरमा बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, जालोर के अंदर स्थित है। डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 किलोमीटर है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और डोरा पर्वत कहाँ पर है मित्रों? याद रखना जालोर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा अपन बात करते हैं त्रिकूट की जो पहाड़ियां हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए त्रिकूट की पहाड़ियां साथियों याद रखना जैसलमेर के अंदर स्थित है और इसी पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग यानी कि सोनारगढ़ किला बना हुआ है। सोनारगढ़ का क्या बना हुआ है? किला बना हुआ है, सोनारगढ़ किला यहाँ पर बना हुआ है, ध्यान रखना है। जोधपुर की बात करते हैं तो साथियों कालाना पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है, मंडोर की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है और चिड़िया टोंक की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है। और चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग यहाँ पर बना हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है किस पर? चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर। क्लियर है, चलिए पाली की बात करते हैं तो याद रखना साथियों नानी शिरडी पहाड़ी और सोजित का जो किला है वो इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पर? नानी शिरडी पहाड़ी पर। किस पर? नानी शिरडी पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? सोजित का किला बना हुआ है। ठीक है, सारण की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो ये पाली जिले के अंदर स्थित है। चलिए आगे देखिए शेखावाटी प्रदेश इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है शेखावाटी प्रदेश। चलिए बात करते हैं झुंझुनू, सीकर और चूरू के अंतर्गत ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर? झुंझुनू में, सीकर और चूरू में फैला हुआ है। बांगर प्रदेश भी इसको अपन कह सकते हैं साथियों, याद रखना बांगर प्रदेश। ये प्रदेश मध्यम एवं निम्न ऊंचाई के बालुकों स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है
और यहाँ पर आंतरिक प्रवाह की जो नदियों का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। मुख्यतः यहाँ पर साथियों याद रखना कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है, और जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साथियों तोरावाटी प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिएगा यह कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर साथियों याद रखना कांतली नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, मेंथा, खंडेला नदियाँ जो है प्रभावित होती है। ठीक है ना, नोट याद रखना, नोट लगा करके लिखना है आपको। इसे तोरावाटी प्रदेश भी कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश को किस नाम से जानते हैं, तोरावाटी, बांगर और शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, चलिए जोहड़ क्या है साथियों याद रखना, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले पानी के कच्चे कुएं जोहड़ या फिर नाडा कहलाते हैं। उनका निर्माण साथियों वर्षा काल में होता है। ठीक है, वर्षा काल में इस प्रकार देखिएगा, वर्षा काल में जब मानसून आता है और वर्षा के अंतर्गत जिस निम्न भूमि के अंतर्गत जल भर जाता है, तो उस जल भर जाने के कारण जिस आकृति का निर्माण होता है, यानी कि जिस सरोवर का निर्माण होता है उसे मानसागर झील, सॉरी यहाँ पर तालाब कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। ठीक है ना, जोहड़। ठीक है, कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से होते हैं वो, यहाँ पर वर्षा का पानी भर जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ, जोहड़ किसको कहते हैं एक बार फिर देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ या फिर नाडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, तोरावाटी किसको कहते हैं, तोरावाटी जो होता है साथियों ये कांतली नदी का अपवास क्षेत्र होता है, उसी को तोरावाटी कहते हैं। बीड़ की बात करें तो याद रखना साथियों झुंझुनू में पाए जाने वाला जो चारागाह भूमियां होती है उसको अपन बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, बीड़ कहते हैं। जहाँ पर पशुओं को चराने के लिए जो भूमियाँ होती हैं, जो भूमियाँ पड़ी हुई होती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारा उगता है, और उस चारे के अंतर्गत जो उसको अपन बोलते हैं चारागाह भूमि, उसको अपन बोलते हैं शेखावाटी भाषा के अंतर्गत उसको बीड़ या बीड़ा कहा जाता है। ठीक है, सर या सरोवर की बात करते हैं तो याद रखना साथियों शेखावाटी में पाए जाने वाली तालाब, और इनका निर्माण होता है साथियों वर्षा काल में जल भर जाने के कारण। ठीक है, जैसे मानसर तालाब, मलीसर तालाब और सालीसर तालाब। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे अगर अपन देखें तो वो देखिएगा, अब बात करते हैं अपन नागौर उच्च भूमि की। देखिए नागौर उच्च भूमि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो डेफिनेट प्रश्न बनता ही है। यहाँ पर जो है 3 श्रेणियां पाई जाती है, मकराना जहाँ से सफेद संगमरमर निकलता है, मांगलोद यहाँ से जिप्सम निकलता है, जाइल की बात करते हैं तो फ्लोराइड युक्त ये जलपट्टी है। ठीक है, जाइल श्रेणी पाई जाती है जो फ्लोराइड युक्त जलपट्टी है। खारे पानी की झीलें यहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन सी, डेगाना है, कुचामन है, सांबर, नावा और डीडवाना। ठीक है, और याद रखना मित्रों नागौर से जैसलमेर के मध्य में एक पट्टी पाई जाती है जिसको अपन बांका पट्टी भी कहते हैं, या फिर उसको अपन कहते हैं कुबड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है, बांका पट्टी या फिर कुबड़ पट्टी कहते हैं उसको। ये देखिए यहाँ पर अजमेर से नागौर के मध्य कुपड़ पट्टी पाई जाती है जिसे फ्लोराइड युक्त जल पट्टी कहा जाता है, जिससे कौन सी बीमारी होती है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। और कुबड़ पट्टी को साथियों याद रखना बांका पट्टी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गग्गर के मैदान की। गग्गर का मैदान या फिर गग्गर बेसिन इसको कहा जाता है। विस्तार क्या है, ध्यान रखना हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में इसका विस्तार है। निर्माण की बात करते हैं तो साथियों ये गग्गर नदी के बाढ़ से इसका निर्माण होता है। और गग्गर नदी की बात करते हैं तो इसे मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है, और स्थानीय भाषा में इसे नाली कहा जाता है, और यह अंतः प्रवाह का क्षेत्र है। जब गग्गर नदी के बाढ़ गग्गर नदी के पानी सब सॉरी गग्गर नदी के बहाव में जब बाढ़ आती है तो इसका जो पानी है वो पाकिस्तान हकरा तक चल जाता है। ठीक है, हकरा पाकिस्तान तक इसका पानी चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं तो इस नदी का विस्तार साथियों हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है। ठीक है ना, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है। क्लियर है। चलिए आगे अगर अपन बात करें तो देखिएगा इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं कांठी एवं बग्गी इस क्षेत्र में पाई जाने वाली उपजाऊ चिकनी मिट्टी है। कांठी एवं बग्गी इस क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या है साथियों, चिकनी उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ चिकनी मिट्टी है। अब ये तो हो गया खत्म, कौन सा, जिसके अपन बात कर रहे थे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपन पढ़ चुके हैं, और यह संपूर्ण जो है खत्म हो चुका है। यहाँ से अपन जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उनकी अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं साथियों अपन मरुस्थल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से
एक्स्ट्रा प्रश्न बनते हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा नाकोड़ा पर्वत की अपन बात कर चुके हैं। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर है? बाड़मेर में है और ये 56 की पहाड़ियों का ही भाग है। 56 की पहाड़ियाँ ध्यान रखना, जहाँ पर प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है और नाकोड़ा भैरव स्थित है। हल्देश्वर पहाड़ी ये भी 56 की पहाड़ियों का ही भाग है और ये बाड़मेर में स्थित है और इस पर सिवाना का जो दुर्ग है साथियों ये बना हुआ है। ठीक है, इसके सर्वोच्च चोटी है पिपलूद चोटी। ठीक है, चलिए आगे अगर अपन बात करें तो याद रखना वो आती है कनकाचल की पहाड़ियाँ। और कनकाचल की पहाड़ियाँ साथियों याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? ये जालोर के अंदर है और यहीं पर साथियों याद रखना जालोर दुर्ग स्थित है। ये तीनों पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियों का भाग है, जबकि 56 की पहाड़ियाँ अरावली का भाग नहीं है मित्रों। 56 की पहाड़ियाँ किसका भाग नहीं है? अरावली का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन फिर देखते हैं प्लाया झील के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्लाया झील या फिर इसको कहते हैं खड़ीन, प्लाया झील या फिर खड़ीन। ठीक है, अब देखिएगा वर्षा के दिनों में मरुस्थल में अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, उसको अपन कहते हैं प्लाया झील कहलाती है। ठीक है, और प्लाया झील के सूखने के बाद जो मैदान बनता है उसको अपन कहते हैं बालसन का मैदान। यानी कि प्लाया झील के सूखने के बाद बालसन मैदान का निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा प्लाया झील, ये जो चित्र है ये आपको ध्यान दिख रहा होगा चित्र। ठीक है, इस प्रकार से झीलें बनती है साथियों। मैं आपको कई बार झीलें पढ़ाता हूँ तब भी आपको ये प्रश्न आपको अच्छे से मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो निम्न भूमि होती है, दलदली भूमि में पानी बढ़ता है, दो मरुस्थल यानी कि बालू का स्तूपों के बीच में इन झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से दोहरे बनते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो झीलें होती हैं इनको अपन बोलते हैं प्लाया झीलें। और ये जब झीलें सूख जाती हैं तो जहां पर मैदान का निर्माण होता है उसको अपन बोलते हैं बालसन। क्लियर है? ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मित्रों याद रखना जैसलमेर में खड़ीन की कृषि की जाती थी। किसके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन की कृषि की जाती थी। ठीक है ना, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किसकी कृषि की जाती थी? खड़ीन की। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए मुख्यतः खड़ीन और प्लाया जो है उत्तरी जैसलमेर में पाई जाती है। यानी कि मुख्यतः खड़ीन और जो प्लाया जिले हैं साथियों ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अब रन और टाट के बारे में पता करते हैं। चलिए रन और टाट, यहां से भी प्रश्न बनता ही बनता है। दो बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाता है तो उससे बनी अस्थायी झीलों को रन या टाट कहा जाता है। चलिए ठीक है ना, दो बालूका स्तूप इस प्रकार से होते हैं या फिर इस प्रकार से भी होते हैं। ये देखिएगा इस प्रकार से जैसे दो बालूका स्तूप बन गए, इनके जो बीच की निम्न भूमि होती है साथियों, इस प्रकार से जो ये निम्न भूमि है इसके अंतर्गत वर्षा का जल बढ़ जाता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल इसके अंतर्गत बढ़ जाने से, ठीक है ना, तो रन और टाट का निर्माण होता है। इस जलों को जो क्या कहते हैं? रन कहा जाता है। ठीक है ना, ये रही रन, इनको टाट कहते हैं। क्लियर है? और यह दलदली व लवणीय व अनुपजाऊ युक्त भूमि होती है। ये रन ही है, चित्र आपको दिख रहा होगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अब पता करते हैं सर्वाधिक रन कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए मित्रों सर्वाधिक जो रन है ये जैसलमेर व बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक रन जैसलमेर व बाड़मेर में। ठीक है, बाप रन कहाँ पर है? फलोदी, और फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर में। थोब रन कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में। और बाकरी व पोखरण जो रन है ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। जबकि तालछा पर कहाँ पर पाया जाता है? चूरू में। तालछा पर में परिहारी रन पाया जाता है साथियों, परिहारी रन। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए अब कहते हैं दौरे और धोरे धरियन की बात करते हैं। दौरे किसको कहते हैं साथियों? लहरदार बालू का स्तूप दौरे कहलाते हैं। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उनको अपन कहते हैं दौरे। क्लियर है? धरियन किसको कहते हैं? गतिशील या फिर स्थानांतरित जो बालू का स्तूप होते हैं उनको धरियन कहते हैं। बालू का स्तूप कभी यहाँ बनते हैं, यहाँ बनने के बाद ये ध्यान रखना साथियों ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर यहाँ से हट करके यहाँ पर चले जाते हैं, इनको बोलते हैं दरियन। ठीक है, स्थानांतरित होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो स्थानांतरित होते हैं गतिशील होते हैं उनको दरियन कहा जाता है। ठीक है,
धोरे व दरियन साथियों याद रखना सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पीवड़ा सांप की। पीवड़ा सांप साथियों याद रखना ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। इसका जो रंग है वो पीला होता है और ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। यानी कि पीवड़ा क्या है, पीवड़ा प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में भी। देखें, पीवड़ा एक जहरीला सांप की एक प्रजाति है। इसका रंग साथियों पीला होता है जो कि सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। घास की बात करते हैं, सेवण, एक घास और होती है साथियों लीलोण घास, और धामण घास, करड़ घास, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये भी जैसलमेर जिले के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, और सेवण घास को याद रखना साथियों गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है गोडावण रहता है। ठीक है, लाठी सीरीज इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। लाठी सीरीज की बात करते हैं तो इसे कहते हैं मिट्टी पानी की भूगर्भिक जलपट्टी कहा जाता है। अवशेष की बात करते हैं तो याद रखना साथियों सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष है। यानी कि लाठी सीरीज या फिर मीठे पानी की जो भूगर्भिक जलपट्टी है मित्रों, ये सरस्वती नदी का एक भूगर्भिक जलीय अवशेष है। विस्तार की बात करें तो कहां से कहां तक इसका, पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के मध्य में इसका विस्तार है, यानी कि 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना साथियों सेवण या फिर लीलोण घास पाई जाती है। यहाँ पर सेवण घास या फिर लीलोण घास जो है वो पाई जाती है, जिसे गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सेवण व लीलोण घास किसकी शरण स्थली है, तो याद रखना साथियों गोडावण की शरण स्थली है। ठीक है, इनको अपन चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये देखिए साथियों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 60 किलोमीटर का एरिया है, जो याद रखना साथियों मोहनगढ़ से पोखरण तक है। ठीक है, और ये एक भूगर्भिक जलपट्टी है ये वाली, जो कि 60 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। ठीक है, ये एक जलपट्टी है, ध्यान रखना है। और ये एक चांदन नलकूप है जिसको अपन कह सकते हैं साथियों थार का घड़ा। ठीक है, कौन सा घड़ा है ये, थार का घड़ा इसको कहते हैं। चांदन नलकूप है, ये हैंड पंप है, और यहाँ पर साथियों ये सेवण घास लगी हुई है। ठीक है, चलिए आगे अगर अपन देखें तो देखिएगा, चांदन नलकूप को थार का गड़ा भी कहा जाता है, जो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क की बात करते हैं तो साथियों ये जीवाश्म उद्यान और जैसलमेर जिले में स्थित है। आकल गांव में राष्ट्रीय मृद्यान के अंतर्गत ये स्थित है। निर्माण इसका 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल में होता है, इतना याद रखना है। ये प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म है जो कि पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए कुलदरा गांव की बात करते हैं तो साथियों याद रखना कुलदरा गांव कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है। यहाँ पर साथियों याद रखना डायनासोर और वेल मछली के क्या प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर, अवशेष किसके प्राप्त हुए हैं, व्हेल मछली और डायनासोर के। ठीक है, बाप बोल्डर्स किले की बात करते हैं तो याद रखना हिमानी द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर एवं अवसादों को क्या कहते हैं, बाप बोल्डर यानी कि क्ले कहा जाता है। निर्माण इनका परमो कार्बोनिफेरस के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नखलिस्तान की बात करते हैं तो याद रखना मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसको नखलिस्तान या फिर मरुद्यान कहा जाता है। लास्ट अगर अपन देखें तो याद रखना मरुस्थल का मार्च या फिर मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का मार्च या फिर मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का आगे की ओर प्रसार होना उसे मरुस्थल का मार्च या फिर मरुस्थलीकरण कहते हैं। और दिशा की बात करते हैं तो इसकी दिशा साथियों दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर है। दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। सर्वाधिक योगदान की बात करते हैं तो याद रखना साथियों मरुस्थल के प्रसार में सर्वाधिक योगदान बालुका स्तूप का है। पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, जब बालुका स्तूप पढ़े थे तब मैं बताया था आपको कि बरखान जो बालुका स्तूप है साथियों इसका सर्वाधिक योगदान है मरुस्थल के प्रसार में, यानी कि मरुस्थलीकरण करने में। ठीक है, देखिए अब नमक उत्पादन की बात करते हैं, ये लास्ट है। नमक का उत्पादन किन किन झीलों से होता है, सांबर झील से होता है, पचपदरा झील से होता है, कुचामन झील से होता है, लूणकरणसर से होता है और पोखरण से होता है। ठीक है, पचपदरा झील की बात करें तो ये बाड़मेर में स्थित है, यानी कि लूनी बेसिन में स्थित है। और यहाँ पर साथियों याद रखना खारवाल जाति के लोग नमक का उत्पादन करते हैं, नमक बनाने का कार्य करते हैं। और किस पद्धति से, तो याद रखना साथियों मोरली झाड़ी से। किससे, मोरली झाड़ी से, या मोरली झाड़ी पद्धति है उसी के आधार पर ये नमक का उत्पादन करते हैं और खारवाल जाति के लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। कुचामन झील नागौर में है, लूणकरणसर बीकानेर में है, पोखरण जैसलमेर में, जबकि सांबर झील जयपुर में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने पूरा कंप्लीट पढ़ा है साथियों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है,
किसके बारे में पढ़ा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अपन ने पूरा पढ़ चुका है। कल अपन बात करेंगे साथियों अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में अपन कल चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगती है जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके आपको बताना है। ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आगे की क्लासेज आपके लिए रेगुलर रहेगी, ठीक है। और मैं आपके लिए साथियों याद रखना, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास भी जल्दी ही लेकर के आऊँगा और राजस्थान पॉलिटी की क्लास भी आपके लिए जल्दी ही लेकर के आऊँगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के अपने को आरएस प्री का पूरा कोर्स करना है, ठीक है। आरएस प्री उतना ही अपन पढ़ेंगे जो आरएस प्री में सीधा सीधा अपना जो है 60 प्रश्नों का जो है टारगेट निकल जाए, ठीक है। यानी कि 60 प्रश्नों का मैटर पढ़ना है। 30 प्रश्न अपने आते हैं साइंस, मैथ और रीजनिंग के, और 30 प्रश्न ही साथियों अपने आते हैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से। यानी कि 60 प्रश्न तो ये हो गए, और 20 प्रश्न अपने को सिर्फ इतना करना है कि 20 प्रश्न अपना राजस्थान जीके से निकल जाए, ठीक है। यानी कि 80 प्रश्न में अपना जो आरएस प्री का एग्जाम है बिल्कुल सेफली आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उसकी जो पीडीएफ है साथियों डेमो के रूप में मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और कल अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला को अपन कल पूरा कर देंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो है भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जलवायु वाला क्षेत्र, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।